हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केजी एजुकेशन। आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस कहानी की सीरीज में। हमने इससे पहले जो कहानी में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, एक बार देख लेते हैं। हमने जो कहानियां थी हमारे पाठ्यक्रम में, जो कहानियां लगी हुई हैं, वे कहानियां किन किन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और उसका कब प्रकाशन वर्ष क्या था वो पढ़ा है। और दूसरी चीज हमने पढ़ा था उसमें संग्रह। संग्रह में देखा था कि कौन कौन सी कहानियां कौन कौन से संग्रह में संकलित है, ये सारी चीजें देखी थी। और उसके साथ साथ उनका संग्रह का जो प्रकाशन वर्ष था वो भी देखा था। और एक तीसरी चीज हमने देखी थी कि उसमें जो कवि थे उनका जो जीवन काल था, उनका जन्म जो था, उस जन्म तिथि को देखा था क्रम से। तो इन तीन चीजों को हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो आप अगर नहीं देखे तो उसको जा करके देख करके आए जरूर से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज इसमें देखेंगे कौन कौन सी कहानियां और कितनी कहानियां लगी है। देखिए, यूनिट 7 में जो हमारी कहानी लगी हुई है वो टोटल 21 कहानियां लगी हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास ये सिलेबस मौजूद होगा। ठीक है। और इसमें 21 कहानियों में ये इसमें जैसे सबसे पहला जो है राजेंद्र बाला घोष का जो बंग महिला, जिसे बंग महिला के नाम से भी जिसे बोलते हैं, उनकी दो कहानियां लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। और दूसरा लगा हुआ है माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी। तीसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान का राही। प्रेमचंद का है ईदगाह दुनिया का सबसे अनमोल रतन, दुनिया का अनमोल रतन। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का है कानों में कंगना। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद का है आकाशदीप। जैनेन्द्र का है अपना अपना भाग्य। फणीश्वरनाथ रेणु का है तीसरी कसम। और लाल पान की बेगम, दो लगा हुआ है इनका। अज्ञे का है गैंग्रीन। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार। भीष्म सहानी का है अमृतसर आ गया। चीफ की दावत, इनकी भी दो कहानियां लगी हुई है। कृष्णा सोबती का है सिक्का बदल गया। हरिशंकर परसाई का है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। और ज्ञान रंजन का पिता कमलेश्वर का है राजा निर्वंशिया। निर्मल वर्मा का परिंदे। ये सारी कहानियां लगी है और इन सभी कहानियों को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। अच्छे से मतलब उनके क्रम को और उसमें जो भी तथ्य आए हुए उन सभी को ध्यान से और बारीकी से देखना भी जरूरी है। और उसके साथ साथ उसका विश्लेषण भी हमें पता रहना चाहिए कि उसमें उसका मूल संदर्भ क्या है, वो क्या कहना चाह रहा है कहानी के बारे में। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा एक टोकरी भर मिट्टी। मैंने बोला था कि आपको सारी कहानियां लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा। उसमें सबसे पहली जो कहानी है वो एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1900 है। किसने लिखा था? माधवराव सप्रे। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, ये प्रकाशन वर्ष दे देगा या फिर ये पूछ देगा ये कहानी किसकी है। अब आगे बढ़ते हैं इस कहानी के मूल कहानी पर। स्टार्ट। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। देखिए, पहली पहली लाइन किसी भी, चाहे उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, सभी की इंपॉर्टेंट होती है। तो पहली लाइन को हमें ध्यान रखना है। कहाँ से स्टार्ट होता है? किसी श्रीमान श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाना चाहते थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि जमींदार साहब क्या करना चाहते थे, किस वजह से उस झोपड़ी को लिया था? तो महल का हाता बढ़ाने के लिए। ठीक, ये चीज। अब आगे बढ़ते हैं। विधवा विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वहां तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। कौन कौन मरा था उस झोपड़ी में, इस चीज को ध्यान रखेंगे। प्रिय पति, इकलौता पुत्र उसी झोपड़ी में मरा था। ये तो याद रखना है, क्योंकि ये एक नंबर में ऐसे एक लाइन में दे सकता है कि उस झोपड़ी में किसकी किसकी मृत्यु हुई थी। तो उसका प्रिय पति था और इकलौता पुत्र था। ठीक है। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। तो उसकी जो पतोहू थी कितने बरस की, ये तथ्य याद रखना है। कितने बरस की कन्या थी जब वो छोड़ करके मरी थी? 5 बरस की कन्या थी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट-फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, तब वे अपनी ज़मींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल देखो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है लाइन। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहाँ से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान देते हुए चलना है। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वहां विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे किससे कहा था ये भी याद रखिएगा, कुछ भी पूछ रहा है एंटी नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब ये इसकी पंक्ति है, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ, महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया। तो क्या छोड़ दिया था झोपड़ी छूटने पर? इम्पोर्टेंट है खाना पीना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकता है कि झोपड़ी छोड़ने पर पोती ने क्या छोड़ दिया था? तो खाना पीना छोड़ दिया था। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती है, यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब ये कौन कहती है ये याद रखना, मैंने बहुत समझाया पर वो एक नहीं मानी, वहीं चल अपने घर रोटी खाऊंगी। ये उसकी पोती कहती है जो 5 साल की रहती है, इसको ध्यान में रखना है। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊं। तो क्यों मिट्टी लेने आई थी? चूल्हा बनाने के लिए। क्या पकाना चाह रही थी? रोटी पकाना चाह रही थी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बताता चल रहा हूँ, आप उसको नोट कर सकते हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। ये भी इम्पोर्टेंट है। श्रीमान ने आज्ञा दे दी थी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी यहाँ से इम्पोर्टेंट वहां जाते ही उसे पुरानी बातें स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी रोटी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। ये इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको याद रखना। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी। अब देखो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। इंपॉर्टेंट। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने गिरने लगी तो उसके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही ये इम्पोर्टेंट है, नौकर से न कर आप स्वयं जो ही टोकरी को हाथ लगाकर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उसकी शक्ति से बाहर है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, जो ही टोकरी हाथ लगा उठे तो देखा कि ये काम उसकी शक्ति से है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिएगा। कितना बड़ा व्यंग्य यहाँ पे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस विधवा ने उस पर कितना बड़ा व्यंग्य किया कि इतना बड़ा झोपड़ी है और एक छोटी सी टोकरी भर मिट्टी आपसे उठ नहीं पा रही है, तो झोपड़ी का भार आप कैसे उठाएंगे? इसके आगे बढ़ते हैं। जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई थी। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। ये
ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है? क्या वापस कर दी थी? झोपड़ी वापस कर दी थी। अब ये मत सोचिए कि रोटी वापस कर दी थी, क्योंकि दे सकता है उसमें, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इस कहानी को पढ़ कर के क्या समझ में आया? इस कहानी के माध्यम से एक विधवा की पीड़ा को उठाया गया है और एक ज़मींदार के निरंकुशता पर ध्यान दिया गया है, ठीक है? और इस कहानी के संदर्भ में ये सारी बातें ध्यान में रखिएगा और जो-जो इसमें तथ्य आए हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? उसको आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसी तरीके से एक-एक कहानी करके मैं डेली पढ़ाता जाऊँगा इसमें और आप इससे जुड़ कर के लाभ इसका उठाइएगा। बीच में स्किप मत करिएगा वरना आपका ही घाटा होगा। ठीक, ओके। आई होप आप लोगों को अगर ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और सभी और लोगों को भी लेकर के आएँ, ठीक है? क्योंकि ये एक श्रृंखला है कहानी की जो मैं पूरा करूँगा। ओके, तो थैंक यू। इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा।